नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। किस विषय के? विषय है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 है और इस प्रैक्टिस सेट 3 में आपको 30 प्रश्न बताएंगे जो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं और जो आपकी MPTET एग्ज़ाम वर्ग 3 के होने वाले हैं, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। इसका भाग 1 है जो आपको प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का पेपर होगा, उसमें आपके 5 भाग होंगे। पहला भाग कौन सा रहेगा? आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो उसी के प्रश्न आपको बता रहा है। इसका प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। क्या किया? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजय है कथन था। देखिए, आपको जो प्रश्न नंबर 1 में दिया है, इसमें कहा है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी यह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। किसका कथन है ये बताना है। ए नंबर टिचनर का, बी नंबर उट का, सी नंबर वुडवर्थ का और डी नंबर मैकडूगल का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सोचो कि जो आपको ये कथन किसने कहा था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर वुडवर्थ का। किसका कथन था ये? वुडवर्थ का कथन था। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा है। प्रश्न आप बार बार पढ़िए, उसके बाद जो आपके 4 ऑप्शन दिए उन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो प्रश्न है आपका, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए नंबर विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। बी नंबर विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। सी नंबर विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और डी नंबर विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इसका सही आंसर आपका होगा ए नंबर विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। देखिए, इसकी जो विकास की विशेषता है वो कौन कौन सी विशेषता है? पहली विशेषता है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी जाए तो नकारात्मक विकास उत्पन्न होने लगता है। दूसरी विशेषता है इसकी विकास सांस्कृतिक एवं वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है और तीसरी विशेषता है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। ये तीनों विशेषता है, लेकिन इसकी ये जो ए नंबर का है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, यह उसकी विशेषता नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, किसका कथन है ये? टीपी नन का, बी नंबर हरलाक का, सी नंबर मैकडूगल का और डी नंबर रॉस का। प्रश्न क्या है? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है किसका है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर हरलाक का। हरलाक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। जो हरलाक थे क्या थे? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास एवं अधिगम पर किस प्रकार पड़ता है बताया। हरलाक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका आ गया। कौन सा आंसर सही होगा? बी नंबर का। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि ये 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। ए नंबर महापुरुष की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। बी नंबर पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। सी नंबर कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके और डी नंबर चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। तो सोचिए बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। देखिए, बच्चों के में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए कक्ष की गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। इसके लिए शिक्षक में आदर्शात्मकता गुण होने चाहिए। इसके लिए जो कक्ष में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उनमें कैसे गुण होने चाहिए? आदर्शात्मक गुण होना चाहिए। कक्ष की सामाजिक अंतर प्रक्रिया एवं सहयोगात्मक व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? आनुवांशिकता खालिस्तान का गठन है। प्रश्न क्या है आपका? आनुवांशिकता खालिस्तान का गठन है। ए नंबर वातावरण, बी नंबर मानसिक, सी नंबर आनुवांशिक, डी नंबर मनोवैज्ञानिक।
प्रश्न क्या था, आनुवांशिकता खालिस्तान का गठन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, आनुवंशिक। इसका आनुवांशिकता, आनुवंशिक का गठन है। जो आनुवांशिकता है, आनुवांशिक गुणों का संगठन है, जो संगठन है तो बच्चे को अपने माता पिता या पूर्वजों से गर्भावस्था से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। फिर से एक प्रश्न को रिपीट कर देना है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से, ये 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। ए नंबर साथी एवं माता पिता, बी नंबर भाई बहन एवं अध्यापक, सी नंबर अध्यापक एवं साथी और डी नंबर माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, माता पिता एवं भाई बहन। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होती है, जिस समूह से प्राप्त होती है वह माता पिता, भाई बहन एवं पारिवारिक परिवेश है जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, देखिए आपका स्क्रीन पे आपका प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फिर से एक बार आपको प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कारक के 4 कारक दिए, इन 4 कारकों में से आपको बताना है कि किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किसके, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में। ए नंबर भौतिक विश्व के साथ अनुभव, बी नंबर भाषा, सी नंबर अनुकरण और डी नंबर पुनर्बल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में जो भौतिक विश्व के साथ अनुभव कारक है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आपका ए नंबर आंसर सही होगा। देखिए, पियाजे जी ने क्या कहा है, पियाजे के अनुसार मानव विकास, जो मानव का विकास है, भौतिक जगत के साथ होने वाले अनुभवों का परिणाम है। मनुष्य नए नए अनुभव प्राप्त करता है जिसका वह अपने पूर्व ज्ञान से अनुकूलन करता है। यह अनुकूलन 2 प्रकार से होता है, पहला आत्मसात्करण और दूसरा समाविष्टीकरण। क्रियाओं के माध्यम से वह नए अनुभवों को पूर्व ज्ञान में सामंजस्य स्थापित कर अपना विकास करता है। ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 8, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ए नंबर यौन विकास, बी नंबर भाषा विकास, सी नंबर संज्ञानात्मक विकास और डी नंबर सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, संज्ञानात्मक विकास। पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभव और अंतर क्रियाओं पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। नंबर 1 संगठन, नंबर 2 अनुकूलन, नंबर 3 आत्मसातन और नंबर 4 समंजन। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न था पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के लिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। प्रश्न है आपका, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ए नंबर पेवलोव ने, बी नंबर गेस्टाल्ट ने, सी नंबर थॉर्नडाइक ने और डी नंबर कोहलर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, थॉर्नडाइक ने। किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। तो देखिए, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद या बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। जबकि कोहलर ने, किसने, ये जो आपका कोहलर है, कोहलर ने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और पेवलोव जो ए नंबर है, पेवलोव ने किसका किया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और गेस्टाल्ट ने क्या किया था, मनोवैज्ञानिक में कोहलर, कोफा, लेविन, बर्दाइम जैसे मनोवैज्ञानिक के नाम सम्मिलित किए जाते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है।
ए नंबर व्यक्तित्व का सिद्धांत, बी नंबर विकास का सिद्धांत, सी नंबर अभिप्रेरणा का सिद्धांत, डी नंबर अधिगम का सिद्धांत। बताइए, सोचिए कि कोहलर किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर अधिगम का सिद्धांत। जो कोहलर हैं, कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इसके सीखने या अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इस सिद्धांत को ही पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूच का सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। उन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। किसने? कोहलर ने। तो ये आपका जो प्रश्न था, आपका प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा लिंग वर्णन, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग वर्णन अक्सर लक्षित प्रशिक्षणों और कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं की एजेंसी को बढ़ाने, सशक्तिकरण और उन्हें अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं करने का शक्ति प्रदान करने पर केंद्रित तरीके से संदर्भित है। तो इसका 4 ऑप्शन है। ए नंबर विकासात्मक तरीके में महिला, विकासात्मक तरीके में लिंग, और सी नंबर उत्तर ढांचावाद, डी नंबर मानवाधिकार आधारित तरीका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विकास तत्वशक तरीके में महिला। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह जिसको हम पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थी के आकलन के लिए करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ए नंबर बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बी नंबर बच्चे को सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, सी नंबर आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रभावित करने में, और डी नंबर दिया है आपका बच्चों को प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को अपने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, आकलन क्या है? ए नंबर बच्चों को लेवल और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति, बी नंबर बच्चों को प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, सी नंबर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, और डी नंबर सीखने में सुधार का एक तरीका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सीखने में सुधार का एक तरीका। देखिए, जो आकलन है, आकलन एक संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है। आकलन क्या है? संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। यदि विद्यार्थी का अधिगम किसी कारणवश बाधित हो रहा है तो उसको पहचान कर उसमें सुधार किया जाता है, इसलिए इसे सुधार का तरीका माना जाता है। तो यह आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या कह रहा है? व्यक्ति में उन मनोदेही व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी है। तो उसे किससे दी है? ए नंबर जेबी वाटसन, बी नंबर मूरे, सी नंबर GW आलपोर्ट और डी नंबर स्किनर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर GW आलपोर्ट। देखिए, जो GW आलपोर्ट ने व्यक्तित्व मापन के संबंध में शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए यहाँ पे GW आलपोर्ट ने क्या किया? ने व्यक्तित्व के मापन के संबंध में शील गुण, कौन सा गुण? शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में उन मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर आ जाएगा सी नंबर GW आलपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या है? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय खालिस्तान द्वारा दिया गया है। ए नंबर स्किनर, बी नंबर पावलोव, सी नंबर फ्रायड और डी नंबर युग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर युग। युग ने अचेतन को 2 भागों में बांटा है। देखिए, युग ने क्या किया? जो अचेतन है, अचेतन को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। पहला है व्यक्तिगत अचेतन और दूसरा है सामूहिक अचेतन। और हमारा प्रश्न है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय खालिस्तान द्वारा किया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर युग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व और प्रक्षेपी परीक्षण कार्य है? ए नंबर रोसार शाही धब्बा परीक्षण,
बी नंबर TAT, सी नंबर शब्द साहचर्य परीक्षण और डी नंबर 16P परीक्षण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 16P परीक्षण। देखिए प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण होता है, प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा उसकी अभिव्यक्ति से उसके व्यक्तित्व का मापन होता है। जैसे रोसा शाही धब्बा परीक्षण TAT तथा शब्द साहचर्य परीक्षण, जबकि 16P परीक्षण अप्रक्षेपी परीक्षण है जिसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है तथा उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। इन प्रश्नों की संख्या 164 होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? इसका सही आंसर आएगा 16P परीक्षण। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। परामर्श का उद्देश्य है ए नंबर बच्चों को समझाना, बी नंबर बच्चे की कमजोरी का कारण पता करना, सी नंबर बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 18 का डी नंबर उपयुक्त सभी। परामर्श का उद्देश्य रूथ स्ट्रॉन्ग की इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि परामर्श प्रक्रिया एक संयुक्त प्रयास है। विद्यार्थी का दायित्व स्वयं को समझने का प्रयास करना, उस दिशा को समझना जिसमें उसे जाना चाहिए तथा समस्याओं के उत्पन्न होने पर उनके समाधान हेतु आत्मविश्वास जागृत करना। तो इस प्रकार से ये परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19। जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए नंबर प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बी नंबर बच्चे की नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, सी नंबर उसे अन्य विद्यार्थी से अलग रखना चाहिए, डी नंबर सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ए नंबर श्रवण बाधित विद्यार्थी, बी नंबर दृष्टि बाधित विद्यार्थी, सी नंबर अस्थि बाधित विद्यार्थी और डी नंबर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर दृष्टि बाधित विद्यार्थी। ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर दृष्टि बाधित विद्यार्थी अन्य शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आपका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। जब कोई बार बार अपनी कमजोरी से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्षण को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखी तथ्य को किसने हीन भावना कहा? प्रश्न क्या है? जब कोई बार बार अपनी कमजोरी से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्षण को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? जो ऊपर लिखे हुए तथ्य हैं इसको किसने हीन भावना कहा है आपको ये बताना है। ए नंबर कार्ल गुस्ताव युंग, बी नंबर सिगमंड फ्रायड और डी नंबर करेन कार्नी और डी नंबर अल्फ्रेड एडलर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर अल्फ्रेड एडलर। देखिए जब कोई बार बार अपनी कमजोरी से निकलने से असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारण अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है तो यह अल्फ्रेड एडलर ने कहा था। तो ये आपका प्रश्न नंबर 21 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। शिक्षा का अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए नंबर अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिव्यक्ति, बी नंबर अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, सी नंबर मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना और डी नंबर व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य। देखिए यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रत्येक बच्चे के लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसके अनुसार? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह एक नागरिक का अधिकार है। एक जिम्मेदार नागरिक तथा अध्यापक का कर्तव्य है कि बच्चों के अधिकार दिए जाए। अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में समावेशी शिक्षा का अवधारणा अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 23। चलिए प्रश्न नंबर 23 में क्या दिया है? एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को
ए नंबर कभी कभी तैयार करना चाहिए, बी नंबर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, सी नंबर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए और डी नंबर तैयार नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्या है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। देखिए समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का दायित्व है कि वह कक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो सा विकल्प सही होगा बी नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त नहीं है। ए नंबर वास्तविक अनुभव प्रदान करना, बी नंबर वस्तुओं का प्रेक्षण करना व अवलोकनों को रिकॉर्ड या दर्ज करना, सी नंबर रेखाचित्र बनाना, डी नंबर अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों को विज्ञान विषय समझाने के लिए उन सभी प्रक्रियाओं का सहारा लेना आवश्यक है जिसमें वे स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर अनुभव कर सकें, क्योंकि तभी उनकी समझ विकसित होती है। अप्रत्यक्ष अनुभव आधारित ज्ञान के द्वारा विज्ञान को समझने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। इसमें पूछा था उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है, तो ये उपयुक्त नहीं है। कौन सा, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो ए नंबर नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाना, बी नंबर विद्यार्थी को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, सी नंबर समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना, और डी नंबर परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर विद्यार्थी को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। ये जो आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। ए नंबर दर्द, बी नंबर अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक, सी नंबर अहंकार युक्त स्थान और डी नंबर तेजी से गिरती हुई वस्तु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक। यह है भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखिए, इसमें जो भय संवेग उत्पन्न करने के लिए अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक है। मैकडूगल ने क्या कहा, मैकडूगल ने भय संवेग का संबंध पलायन या भागना मूल प्रवृत्ति से स्थापित किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ए नंबर कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बी नंबर अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, सी नंबर कक्ष का नियंत्रित परिवेश और डी नंबर कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। देखिए इसमें क्या है, जो कक्ष का प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक परिवेश बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इससे परिवेश में शिक्षक एवं छात्र के मध्य एक अंतर प्रतिक्रियात्मक संबंध सुदृढ़ होता है, जिससे छात्र प्रश्न पूछने अभिव्यक्त करने में संकोच नहीं करते। इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 27 है उसका सही आंसर आ गया ए नंबर कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी ए नंबर निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, बी नंबर का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, सी नंबर किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, डी नंबर सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। प्रश्न क्या था, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। देखिए जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों के अनुभव, विचारों और जिज्ञासा, उनकी व्यक्तित्व भिन्नता आदि को महत्वपूर्ण माना जाता है तथा कक्षा शिक्षण में इनका शैक्षिक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए शिक्षक को उनकी योग्यताओं, कार्यों और अनुभव आदि पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए ताकि उनमें हीनता, कुंठा, अपमान जैसी भावना का विकास ना हो और वे सीखने के लिए उत्सुक व प्रेरित हों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है,
भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? ए नंबर, सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। बी नंबर, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। सी नंबर, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। डी नंबर, कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 29 का आंसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। आपका ये किसके प्रश्न कौन से विषय के बारे में बता रहे हैं आपको? बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इसके पहले के वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 1, 2 बता चुके हैं। ये तीसरा है। इसके बाद आने वाले वीडियो में आपको आने वाले सेट और प्रैक्टिस सेट बताएंगे। इसी प्रकार आपका बाल मनोविज्ञान, गणित, पर्यावरण, संस्कृत, सभी विषयों के आपको हम प्रैक्टिस सेट बताएंगे। एक एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रतिदिन प्राप्त होते जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। ए नंबर, एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करना। बी नंबर, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। सी नंबर, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। और डी नंबर, नए सीखने वालों को अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। कौन? अधिगम के प्रक्रम की अभिप्रेरणा। देखिए, जो अधिगम प्रक्रम की अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वाले में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है, जो अधिगम को प्रभावित बनाती है। अधिगम के प्रकरण में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि एवं उत्सुकता बढ़ती रहे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे आपके 30 प्रश्न कंप्लीट हुए और ये आपके बाल मनोविज्ञान के कौन सा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट के 30 प्रश्न आपको बताइए। 30 प्रश्न आपकी जो प्राथमिक शिक्षक परीक्षा होने वाली है, MPTET एग्जाम 3 होने वाले हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।